बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। हमेशा की तरह बहुत सी खेलों से जुड़ी खबरें हैं जो आपके साथ तफसील में डिस्कस करेंगे। एक नज़र लाइनअप पर डालते हैं, आपको बताते हैं किन चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करनी है जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 सीरीज़ जो होने जा रही है उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये शेड्यूल जारी किया गया जिसमें 3 T20 मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे। नवंबर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा और बहुत ही ज़्यादा नज़रें रहती हैं टीम के ऊपर जब भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा होता है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हों या आप टीम कॉम्बिनेशंस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में तमाम चीज़ें जो हैं वो टेस्ट हो रही होती हैं। तो इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास तकरीबन अगर कैलेंडर की बात कर लें तो काफ़ी बिजी कैलेंडर पाकिस्तान का चल रहा है। आपने एक वर्ल्ड कप खेलना है इस साल, उसके बाद अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद फ़ौरन आप एक ट्राई सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है। तो क्रिकेट का कैलेंडर काफ़ी पैक नज़र आता है। नवंबर तक आपके पास कॉम्बिनेशंस भी काफ़ी बन जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है बीच में, जून जुलाई में वर्ल्ड कप आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस टीम के साथ जाना चाहता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हमारी जो है वो कमज़ोरी रही है, किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, बेंच स्ट्रेंथ आप कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कितना ट्राई करना चाहिए, कंसिडरिंग जैसा कि मैंने कहा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम जितनी अपनी ऑप्शंस हैं उनको टेस्ट कर सकें। तो इस बारे में ज़रूर तफसील में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो वुमेंस क्रिकेट एशिया कप है उसका ऐलान कर दिया गया है, उसके शेड्यूल का भी ऐलान किया गया। पाकिस्तान, भारत, नेपाल और UAE एक ग्रुप में शामिल है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप इनके मैचेस की भी बात करें तो शेड्यूल के साथ साथ ये भी बताया गया कि 19 से 28 जुलाई तक दम्बोला में ये तमाम मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात पाकिस्तान के हवाले से ये कि जिस तरह कि मैंने कहा ये ग्रुप जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान भारत जब भी एक ग्रुप में हो तो तमाम नज़रें जुड़ी रहती हैं। और पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो 19 जुलाई को नेपाल के खिलाफ खेलेगा। तो इस पर हम तफसील में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और आपको इसके शेड्यूल के बारे में भी बताएंगे और फिर किन ऑप्शंस के साथ पाकिस्तान वुमेंस टीम को भी जाना चाहिए इस बारे में भी हमने तफसील में गुफ्तगू करनी है। उसके बाद जनाब बात करेंगे फुटबॉल की फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की, जहाँ पर पाकिस्तान का मुकाबला था उर्दन के साथ। पाकिस्तान को 7-0 से शिकस्त हुई। तो जो हम बात कर रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि थोड़े से रिजल्ट्स बेहतर हों, 3-0 से यहाँ हुई, 7-0 वहाँ हो गई। हमारी एक्सपर्ट ने भी कहा कि जी वो गोल डिफरेंस पर भी हमें थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया और वो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा ही होता जा रहा है। लेकिन आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं और ये तमाम चीज़ें तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती। हम परफॉर्मेंस में प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आती हैं। अगर आपके अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप जो हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेल सकते हैं। और आपने खैर पहले ही ऐलान कर दिया कि जी हम मुस्तकबिल की टीम बनाना चाहते हैं, हम एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, हम आगे जो साइफ गेम्स हैं उनको देख रहे हैं। तो आई थिंक बहुत क्लियर विजन है कि भाई अभी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना। तो आई अंडरस्टैंड और हम भी बाज़ औक़ात रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक मैंडेट होता है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। इलेक्टेड बॉडी है कि नहीं, जितने फुटबॉल के क्लब्स हैं पाकिस्तान में उनका क्या फ्यूचर है, कितने प्लेयर्स के करियर ख़त्म हो चुके हैं। फिर जो मैंने एक टर्मिनोलॉजी आपको मुतारिफ़ कराई कि इनक्यूबेटेड प्लेयर्स जो हम बाहर से लेकर आते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होता है जब आप लोकल टैलेंट को इग्नोर करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और फिर डेफिनेटली पाकिस्तान अभी आने वाले जो मैचेस खेलने हैं, जून में सऊदी अरेबिया से खेलना है, फिर ताजिकिस्तान से भी खेलना है, उस बारे में कितनी तैयारी होगी, इतना टाइम है कि वहाँ पर आप जब खेलने जाना है या जो भी आपने मैचेस खेलने हैं उसके बारे में आप कितनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करेंगे। ICC का जो वफद पाकिस्तान का दौरा कर रहा था उसका दौरा मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची, उसके बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और अब पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी जो है उसका दौरा किया। तमाम तर जो सहूलियात हैं उनको उन्होंने उनका जायज़ा लिया। और जैसा कि हमने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाकिस्तान में बहुत बड़ा सवाल है और ये एक अच्छा मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी को नज़र में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भी यकीन दहानी कराई कि हमारे जो ये 3 वेन्यूज़ हैं ये तो रिवैम्प हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भी वेन्यूज़ जो हैं उनको शामिल करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो इस पर भी हम तफसील में गुफ्तगू करेंगे। अब मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। चीज़ों को तफसील में डिस्कस करने के लिए हमारा स्टार स्टडेड पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट की कप्तान है, क्रिकेट कमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। और सना के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं और जब भी पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्पोर्ट्स की बात होती है तो हमेशा प्लेयर्स के लिए और उनके हक के लिए आवाज़ उठाते हैं जनाब अरसलान खोकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? बहुत शुक्रिया आप भी। बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। सना, टूर टू ऑस्ट्रेलिया, हमेशा दौरा ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोगों की नज़र हो जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है। इस बार वाइट बॉल क्रिकेट इस पर फोकस है, 3 T20s 3 वनडेज। हाउ डू यू सी द प्रोसीडिंग्स?
अच्छी चीज़ है जी। अब क्योंकि आपको पता है फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स दोनों मेंस एंड वुमेन क्रिकेट दोनों के अंडर आते हैं, तो अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंटली बड़ी टीम्स के साथ हमारे मैचेस होने, दोनों के, लड़कों के और लड़कियों के। अच्छी चीज़ होती है जितना रेगुलर आप खेलते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया में खेलना, आई थिंक उससे आपकी एक प्रॉपर टीम टेस्ट होती रहती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस हमने देखी जब वर्ल्ड कप में भी गए खेलने, उससे पहले जब बायलेटरल सीरीज़ हुई वहाँ पर भी देखी। पिछली सीरीज़ बायलेटरल जो थी उसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेट किया। तो अब बड़ा सोच समझ के पाकिस्तान को लेके जाना चाहिए। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है, कौन से प्लेयर्स को सिलेक्ट, अभी भी आपके पास जब इतना पहले वेन्यूज़ का भी ऐलान हो जाता है और आपको पता होता है आपने कहाँ खेलना है, तो यहाँ से ही आप अभी से टीम को फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। पर पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी अलमिया ये है कि ना तो आपका T20 का कप्तान कंफर्म है, ना आपका ODI का कप्तान कंफर्म है। तो जब तक वो कंफर्म होंगे नहीं तो आप टीम की फॉर्मेशन अभी से शुरू नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट आप, आई थिंक टूर्नामेंट से इतना पहले, जब आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से खेलना है 7-8 महीने पहले से आपके पास 30-35 प्लेयर्स का नाम उस फॉर्मेट के हिसाब से आपके पास होना चाहिए, और उसमें ऑब्वियसली कप्तान और कोच का इनपुट बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, उन कंडीशंस को सोचते हुए, और जैसा कि हमने कहा कि बेंच स्ट्रेंथ भी आपने ट्राई करनी है, आपके पास एक अच्छा मौका है जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। बट ऑब्वियसली जब नाम हमारे सामने आएंगे तभी हम बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। अरसलान, आप क्या कहना चाहेंगे? दौरा ऑस्ट्रेलिया पर हमेशा नजरें रहती हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस दौरे में पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी रही है कि कुछ ना कुछ चेंजेस इस दौरे के बाद होती हैं, चाहे वो कप्तान हो या कुछ और हो। लेकिन साथ ही साथ एक बार फिर से वो ट्राई सीरीज के बारे में भी बात कर दी गई कि पाकिस्तान भारत को भी ऑस्ट्रेलिया ने खुद हाँ कर जी। दी ना। वो तो चले, एक अच्छी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने ट्राई सीरीज पर बात कर दी, लेकिन वो अभी बड़ी दूर की बात है। उन्होंने पहले ही कह दिया विंडो अवेलेबल नहीं है इस पूरा साल में। और आप ये देखें कि हमारा जो वनडे होने जा रहा है वो 11 मंथ के बाद हम एक वनडे खेलेंगे, और वो ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रहे हैं। ये इतना बड़ा गैप है। एक तो ICC वैसे ही वनडे को कम कर रहा है, दूसरा हमारे पास टेस्ट के बड़े मसाइल हैं। टेस्ट हम किसी के साथ 2 खेल रहे हैं, किसी के साथ 3 खेल रहे हैं। पूरा साल में आप 5 टेस्ट खेलते हैं, और अब बाकी टीम्स को देखें, एक टूर पर वो 5-5 टेस्ट खेल जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है, बेंच स्ट्रेंथ की आप बिल्कुल ठीक बात करें। अभी PSL थी, मैम ने खुद भी इसकी कमेंट्री की। PSL में मुझे बताएं आप, एक कोई ऐसा बॉलर जो नया बॉलर हो जिसने पाकिस्तान की तरफ से ना खेला और वो पाकिस्तान के लिए दरवाजे तोड़ा, और पेसर की बात कर रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं दिखा। सारे वही हैं जो ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान खेल चुके हैं या वेट कर रहे हैं कि यार अब खेल लिया था बाद में खेलेंगे, या जिनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। बस वही लोग हैं। कोई ऐसा इमर्जिंग टैलेंट मुझे तो नहीं दिखा कि जिसने खेला। हाँ, हमारे पास बैटिंग में थोड़ा बहुत बेहतर टैलेंट है, लेकिन हम घूम फिर कर बहुत सुकड़ गए हैं, बहुत शॉर्ट हो गई हमारी क्रिकेट का। इतना कैनवस होता था वो सारा कम हो गया। आप ले देकर हारिस की बात करेंगे या साइम की बात करेंगे, फिर घूम कर आप बाबर आजम रिजवान पर आ जाएंगे, इमाम उल हक पर आ जाएंगे। फिर कुछ दिन में आप देखिएगा जब आपको ओपनिंग जोड़ी पसंद नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे नहीं यार इमाम तो दुनिया के नंबर 2 बैटर रहा है तो हमें उसको खिलाना है। फिर इमाम आएगा, फिर आप कहेंगे उसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, वो 100 बॉलों पर 50 रन करता है। फिर आप बाबर आजम, फिर उसके पीछे, और कैप्टन जैसा अभी बिल्कुल ठीक कहा आपने, कैंप अनाउंस कर दिया 29 का, मोहम्मद अली को भी डाल देते, कोई बेचारे का कसूर तो था नहीं, लेकिन वो आपके T20 के प्लान में नहीं है। तो उन्होंने खुद ही कह दिया T20 के, उन्होंने कहा जी प्लान में नहीं है, उसको उन्होंने 29 की लिस्ट में उस T20 के प्लान में नहीं है। तो पहले ही बता दें उसको कि यार आप T20 के प्लान में नहीं है तो बस आ जाएं शाबाश। लेकिन रिटायर्ड प्लेयर को यार वापस आप बुलाए जा रहे हैं, आपको ये खैर ये बहुत बड़ी डिबेट ये पाकिस्तान में चल चुकी है। और जिस तरह कहा कि चलें आप इमाद के केस में, क्योंकि उनको दीवार से लगाया गया फर्जी तौर पर, उनके लिए तो आपने चलें एक कंडीशन बंदा समझ सकता है, फिर मोहम्मद आमिर का फ्यूचर। लेकिन बात मैं वही करता हूँ कि आपने देखें, हम जो भी सवाल करें, और मैं बार बार ये कहता रहूँगा कि अनफॉर्चुनेट है कि हम घुमा फिरा के फिर कप्तान के सवाल पे आ जाते हैं। वनडे, जिस तरह अरसलान ने भी निशानदेही की कि आप वनडे इतने अरसे के बाद खेल रहे हैं और आपका वनडे का कप्तान अभी नहीं है, और आपके प्लान्स में भी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान वनडे नहीं खेल रहा था। जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी तो आपने शान मसूद का ऐलान किया टेस्ट की कप्तानी के लिए, शाहीन को T20 के लिए अनाउंस किया गया, लेकिन वनडे का ऐलान नहीं किया गया था क्योंकि पाकिस्तान वनडे नहीं खेल रहा था। तो अब ऑब्वियसली जो टाइम जो है वो आगे मजीद करीब आएगा तभी हमें पता चलेगा, या मोस्ट प्रॉब्ली सना फिर वहीं पर डिबेट आ जाएगी कि तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान है, तो उसी को आइडेंटिफाई करते हैं। बट टूर टू ऑस्ट्रेलिया, जो एक अहम सवाल मेरे जहन में है वो ये है कि मेजॉरिटी ऐसी कंडीशंस में जब आप खेलने चाहते हैं, खास तौर पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान बहुत एक्लेमेटाइज हो गया, ऑलमोस्ट कंफर्टेबल है इंग्लैंड में खेलते हुए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ साइड गेम्स कितनी है, क्योंकि माजी में भी ये स्ट्रक्चर नहीं रहा कि टीम वहाँ पर पहले चली जाए, कुछ साइड गेम्स अकोमोडेट कर ली जाएँ। तो PCB इस तरफ भी एक नज़र डाल सकता है कि जी आप इनको कुछ साइड मैचेस खिला लें, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट टाइम अभी टेस्ट में भी जब गए हैं तो हमने देखा मेजॉरिटी प्लेयर्स हमारे उस सरफेस के साथ कोप नहीं कर पाए और इंजरी का शिकार हो गए।
बिल्कुल आई थिंक मेरे ख्याल से जो यंग फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं अच्छा टैलेंट आ रहा है आपको पास। एक फास्ट बॉलिंग सबसे बड़ा महकमा है मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जहां पर आपको हर वक्त कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है। मोहम्मद जीशान अंडर 19 के प्लेयर, हुनैन शाह ने बड़ा इम्प्रेस किया PSL में। अगर हम देखें अब्बास आफरीदी वहाँ पर है, मोहम्मद अली ऑब्वियसली अब T20 को अगर नहीं देखते बट लॉन्गर फॉर्मेट में आप उनको देखते हैं, खुर्रम शहजाद है, आमिर जमाल है। ये वो लोग हैं जो कि ऑब्वियसली जिनको आपको ग्रूम करना होगा आने वाले अरसे के लिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कितना अरसा आप बाकी बॉलर्स के ऊपर भी लोड डालते रहेंगे। जो आपने बात की साइड मैचेस की, आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ये है कि जब भी आप देखें, जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जब सब कॉन्टिनेंट का दौरा करते हैं तो वो अपने डेवलपमेंट स्क्वाड्स के नाम पर बहुत सी टीम्स उसी इलाके में भेजनी शुरू कर देते हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो आसपास का कोई इलाका हो। वहाँ पे वो डेवलपमेंट स्क्वाड्स में इस तरह के लोग जो उनके नेक्स्ट 11 से बाहर के लोग हैं या 11वां-12वां प्लेयर भी जो है वो भी उसके साथ उस टीम का पाकिस्तान डेवलपमेंट स्क्वाड का नाम देके वो उनको भेज देते हैं। तो आई थिंक मे बी ये आपको करना चाहिए। अगर आप पूरा साल अभी भी वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे तो आप इन प्लेयर्स को साथ अपने इमर्जिंग बैटर्स को एक साइड ए का दौरा करवा दें ऑस्ट्रेलिया लेकिन का। उसको फॉर्मेट वाइज आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जी ये फॉर्मेट के लिए हमारे ये प्लेयर्स हैं, तो हम इसके साथ। देखिए जब बिल्कुल प्लेयर यंग होता है आई थिंक उसको इस तरह किसी बॉक्स में डालना नहीं चाहिए, बट आपकी जितनी क्रिकेट आ रही है, जिस तरह की क्रिकेट आ रही है, बेहतर तो ये होता है कि आप लॉन्गर फॉर्मेट से प्लेयर को छोटे फॉर्मेट की तरफ लाएं। उस तरह आपके बेसिक्स अच्छे बनते हैं, आपकी फिटनेस अच्छी बनती है। जैसे अरसलान भाई ने भी बात की कि बाकी टीमें 5-5 टेस्ट एक टूर पे खेलती है, पर क्या हमारे पास वो फिटनेस है कि हम साल में 3-5 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलें? इतने प्लेयर्स, आपका प्लेयर पूल है टेस्ट क्रिकेट का, ये भी एक सवाल है, क्योंकि आपका प्लेयर पूल भी टेस्ट क्रिकेट का सुकड़ता जा रहा है। लोग नहीं खेलना चाह रहे टेस्ट क्रिकेट, और नए बॉलर्स भी जितने भी आ रहे हैं, नए बैटर्स भी आ रहे हैं, उनका सारा ध्यान T20 क्रिकेट के ऊपर है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके यंगस्टर्स का रुझान रहेगा। साथ हम कि हमारी जो पॉलिसी है इसमें ऑब्वियसली इमाद वसीम का मैं फिर भी कहती हूँ ज़रूरी है वेस्ट इंडीज़ के लिए। इस वक्त नवाज़ की आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं ख़ास तौर पे, तो आपको पाकिस्तान के लिए उनकी ज़रूरत है। पर प्रेसिडेंट जो सेट हो रहा है वो आपका यही हो रहा है कि आप लीग्स खेलें तो याशी है, आपको पाकिस्तान भी खेल जाएंगे और आप पैसे भी कमा लेंगे। तो आई थिंक इधर बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। आपने किस तरह से इन चीज़ों को बैलेंस करना है, अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया को कैसे ट्यून करना है, तो ये सब चीज़ें PCB के पास करने हैं, और साथ उन्होंने अपग्रेड करने स्टेडियम्स भी, तो काम बहुत है PCB के ऊपर। कैनवस उनका फुल है खैर, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि प्लेयर पूल्स पर हमें फिर वो बात जो आप भी हमेशा से निशानदेही करते रहे अपने प्रोग्राम्स में भी कि डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर हमारा जो फोकस है वो कुछ लोगों का ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक उसको इंपॉर्टेंस देने की बात आती है, बात फिर वही है कि दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो फ़ौरन आपने प्लेयर कहीं पे देखा लाइमलाइट में 4 ओवर्स में उठा के फास्ट ट्रैक कर दिया, नहीं परफॉर्म किया तो आपने कहा जी ये तो एक प्रोडक्ट ही फेल हो गया, बेचारा फिर हमेशा के लिए गया, नहीं आया। या फिर अगर आपको जो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कि कोई भी प्लेयर अगर आप जिस सराह ने कहा आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको टीम के साथ रखें, टूर्स करवाएं, मोस्ट मेजॉरिटी को आप फर्स्ट क्लास मैचेस, एक क्राइटेरिया सेट कर दें कि यार इतने फर्स्ट क्लास मैच खेलो तो आप बिल्कुल। यार इंडिया में देखिए ना, सरफराज आया, उसने सीजन्स लगाए हैं खेलने के। फिर आप त्रिपाठी की बात करें, सीजन्स लगा कर आए, 3-3 सीजन लगाते हैं डोमेस्टिक के। आपके यहाँ जितने बड़े प्लेयर्स हैं, एक तो वो इंटरनेशनल टूर्स पे इतना बिजी हैं, वो भी रीज़न है, लेकिन वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो 4 डे मैचेस खेलें जाके। और हारिस रऊफ तो बिल्कुल भी नहीं है, KRL के मैच में ही उन्होंने कह दिया था कि मैं नहीं खेल सकता भाई, ये तो बहुत मुश्किल फॉर्मेट है। फिर आपने उसका वो टेस्ट भी देख लिया कि वो टेस्ट में भी इंजर्ड हो गया, जाहिर है वो नहीं है तैयार। और उनके तो जो मेंटोर हैं आकिब जावेद, वो कहते रहे कि ये तो टेस्ट के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने तो वैसे तो शाहीन को भी T20 के लिए तैयार करके दिया था। बिल्कुल ठीक कह रही है सना कि प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम पहले प्लेयर को जल्दी खिलाते हैं, फिर वो सेटल हो जाता है। अब लड़के आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भाग रहे हैं, वो कहते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब ना जंजीर है। इमाद वसीम ने और आमिर ने सेट कर दिया ना ये प्रेसिडेंट, वो कहते हैं यार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लो ही नहीं, बस जब बुलाएगा पाकिस्तान खेलो और जाके बाकी लीग्स खेलो। इस पूरे टाइम टेन्योर में जिस वक्त इमाद वसीम खेल रहे हैं या आमिर खेल रहे हैं ना, इसमें कोई इंटरनेशनल लीग नहीं हो रही है अभी। IPL तो खिलाएगा नहीं ऑब्वियसली, तो बाकी लीग्स हो नहीं रही हैं। तो ठीक है, उनके लिए भी बेहतर है कि पाकिस्तान भी खेल लें, हमारे लिए भी बेहतर है। लेकिन एक चीज़ होती है कि आप यार कोई एक वे होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कोई चीज़ होते हैं, किसी के लिए कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं ना। आप यंगस्टर्स को कहें यार आप आएँ, नाराज़ होकर चले जाएँ। एक एग्जाम्पल फवाद आलम थी, उसने तो कुछ नहीं कहा, वो खेलता रहा 10-10.5 साल बाद। लेकिन एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश आपने की, आपने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है मुअत्तल किया, वापस आ गया उसके बाद खुदा आपने उसको यही तो ये तो अजीब व गरीब किस्म की, या तो इसका मतलब आप अपने चीफ सेलेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं कि या तो उनका कम्युनिकेशन। सना ने खैर उस दिन निशानदेही की कि ये भी हमारे यहाँ अरसलान एक बहुत बड़ा मसला है कि प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा।
प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान ना डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन गैप से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं। और एक तो अभी चले गए ना, उन पे तो चले, एक अलग मामला था, लेकिन हमारे इतने डायरेक्टर्स हैं और दाएं बाएं तो आपको हर वक्त चेयरमैन साहब के साथ मिलेंगे, फिर वही लोग आपको ज़का अशरफ साहब के साथ भी मिलेंगे, वही लोग नजम सेठी साहब के साथ भी मिलेंगे, वही लोग अभी भी मिलेंगे। उन्हीं की गेम है कि आप प्लेयर्स को जैसे मर्जी चला लें, दो को पसंद है तो प्लेयर आ जाएगा, इमाद वसीम दो को पसंद है आ गया, मोहम्मद आमिर दो को पसंद है आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर साइम अयूब की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो गई और बाबर लाख कहता रहे यार ये बंदा ठीक है मुझे, वो बाबर पे डाल देंगे अब कि यार इसने कहा था, फ्लॉप हो गया ना, देखा इसने कहा था, इसको तो हटाओ, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। हाँ, वो अब आपके वर्ल्ड कप में हुआ है कि पूरी टीम परफॉर्म नहीं, आपके बॉलर्स जिन पर हम रिलाई करते थे, शाहीन की पेस डिक्रीज हो रही थी, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही थी, परफॉर्मेंसेज हमारी बहुत नीचे थी, स्पिनर नहीं चल रहा था, तो बाबर आजम ना तो स्पिन कर सकता है ना पेस कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, वो कर रहा था। तो अब पूरी टीम को फिर आप मुरद इल्ज़ाम ठहराए ना, एक आदमी को ठहराने से कुछ नहीं होगा। और अभी भी कैप्टन का तो बड़ा इशू है, कल आपने खबरें खुद उड़वाई हैं, सारा बोर्ड हमारा खुद उड़वाता है कि बाबर के साथ बात हो रही है, कभी किसी के साथ हो रही है, क्या जरूरत है? आपके जरा क्या कहते हैं, ये मैं सबसे सवाल पूछ चुका हूँ, सबने इस बाउंसर को डॉज किया, लेकिन तब्दील तो हो रहा है कप्तान। जी, रिजवान मेरा ख्याल है कुछ बेटर ऑप्शन होगा T20 का, लेकिन आपको ये बता दूं वनडे और टेस्ट का नहीं होगा रिजवान, T20 के लिए रिजवान होगा। बाबर से बातचीत यकीनी तौर पर, यानी फिर हम तीनों फॉर्मेट्स का मुख्तलिफ कप्तान नहीं, दो का एक और एक का एक। फिर खैर आपने निशानदेही कर दी है, मेरे ख्याल से समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हम कोई एक और नाम भी डिस्कस करते रहे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही कहा गया कि रिजवान शादाब से, लेकिन ये चलें अच्छी बात है, अरसलान ने आपको ये बता दिया कि बात चल रही है, तो डिबेट पाकिस्तान में हमेशा ऑन रहती है, चाहे कप्तान स्टेबल, सरफराज जब 11 सीरीज जीत रहे थे तब भी बात हो रही थी कि कप्तान चेंज करना है, और जब एक कप्तान जो परफॉर्म नहीं कर रहे तो खैर तब तो वैसी बात होती है कि कप्तान चेंज करना है। लेकिन क्या वजह हमारे मुल्क में सब कुछ कप्तान के ऊपर, आप भी जब कप्तान थी सब कुछ आप पे ही रिलाई कर रहा था कि जी अगर वो प्लेयर भी नहीं परफॉर्म कर रहा तब भी आपका कसूर है, और अगर कर रहा है तो तब जो है सब क्रेडिट लेने के लिए शुक्र अदा करें कि मैम इतनी बड़ी परफॉर्मर थी और हमारे लिए बहुत ज्यादा एक वो बात थी, तो बच गई। बाबर वाला काम उस तरह नहीं हुआ। नहीं, मैं खुद क्योंकि कप्तानी देती गई ये भी बात, अदरवाइज मैं भी ना बचती। आई थिंक देखें, अनफॉर्चुनेटली जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बड़ा इशू पाकिस्तान क्रिकेट का है वो ये है कि आपके पास प्लेयर एसोसिएशन नहीं है। मैं खुद फीका के बोर्ड पे अब हूँ, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन है उसके बोर्ड पर हूँ, और वहाँ बैठकर उनकी मीटिंग्स में बैठ के समझ आती है कि उनके प्लेयर्स के पास कितनी सहूलियात मौजूद हैं, और उनके प्लेयर्स को बोर्ड के साथ हॉर्न्स लॉक करने ही नहीं पड़ते, उनको जाके एनओसी के बारे में बात ही नहीं करनी पड़ती, उनको जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात ही नहीं करनी पड़ती। वो सारी बात जो है वो प्लेयर एसोसिएशन जाके बोर्ड से कर लेती है, और वो एज ए कलेक्टिव करती है, वो किसी एक प्लेयर के ऊपर नहीं करती। उसकी वजह से जो प्लेयर और बोर्ड की आपस की जो इरिटेशन है वो बची रहती है, और आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बोर्ड और प्लेयर का रहता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब इस तरह की एक एसोसिएशन बनती है उससे बोर्ड के ऊपर प्रेशर आता है पे बेहतर करने का। हमने देखा इस वर्ल्ड कप में भी जो मेन फैक्टर था कप्तानी से हटाने का, क्योंकि ये 5, 7, 8 प्लेयर अड़ गए थे कि हमें आप बेहतर पे करें, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करने से मना कर दिया था, वो सारी चीज़ें हुई, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना इस वक्त कप्तानी चेंज होने का। तो आई थिंक प्लेयर एसोसिएशन का या तो होना, या प्लेयर्स सिर्फ खाली लीग्स के लिए इस वक्त अब कॉन्ट्रैक्ट से दूर नहीं भाग रहे, या पैसे के लिए दूर नहीं भाग रहे। प्लेयर्स इसलिए भी दूर भाग रहे हैं क्योंकि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो इस तरह का है कि वो एक्चुअली में जंजीर है। मैं खुद उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रही हूँ, उसमें आप कुछ भी पीसीबी की मर्जी के खिलाफ कर नहीं सकते। और बात यह कि पीसीबी में जब जो बात अरसलान भाई ने की कि जी डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से ही कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि एक्चुअल प्लेयर की आवाज़ तो ऊपर तक पहुंच नहीं पाती। तो फिर आप उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, कि आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है हमारे पास जो परफॉर्मर्स रहे हैं। आप रिजवान को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, आप शाहीन को देख लें, ठीक है फॉर्म ऊपर नीचे इंसान की हो जाती है, पर ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। इसकी वजह से बोर्ड पे ये प्रेशर बनाने में कामयाब हुए हैं, और यही टाइम है कि अगर हम इस वक्त कुछ करवा गए प्लेयर्स के लिए तो हो जाएगा, अदरवाइज फिर उसी रट में लगे रहेंगे कि आपका पैसा जो है वो ट्रिकल डाउन नहीं करेगा। आपके स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है, और आज हम स्टेडियम को रिस्ट्रक्चर करने की बात करें, हमें 4 साल 2 साल पहले से नहीं पता कि हमारे पास जब आप बिड करने जा रहे थे, बिल्कुल, तो तब से क्यों नहीं इसको किया। पीएसएल आपके पास हर दफ़ा होता है, उस वक्त आपके पास इतना रेवेन्यू आता है, आप तब स्टेडियम्स को रेनोवेट करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रेशर तभी डलता है जब एक एसोसिएशन होती है, तो वो तो दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान बनने देगा इधर यहाँ पर।
पर मे भी उसका कोई और रास्ता निकले कि प्लेयर्स इकट्ठे होके एक फोरम पर किसी तरीके आई से। थिंक बड़ा मसला शायद ये भी है कि प्लेयर्स सब भी एक क्लियर माइंडसेट पर एग्री नहीं करते, ये भी जी, एक मसला है। उसकी भी वजह आपकी इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन पॉलिसी है। जब आपको सारा वक्त अपने जॉब की खतरा रहे, जब आपको सारा वक्त अपनी लाइवलीहुड का प्रॉब्लम रहे, तो वहाँ पर इकट्ठा होना भी बड़ा मुश्किल है। सो आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से मैच्योर होंगे प्लेयर्स, और आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर पहुँच जाएंगे कि यार ठीक है, थोड़े से पैसों का नुकसान कर लेंगे, कोई बात नहीं, अपना भी नुकसान कर लेंगे, पर मुल्क के लिए, प्लेयर्स, आने वाले प्लेयर्स के लिए ये चीज़ बेहतर है। तो शायद इस तरह की कोई चीज़ हो भी जाए। बिल्कुल। तो साबिक क्रिकेटर रसलान बाहर बैठ के तो बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग में मुदाखलत कर लेते हैं, कर सकते हैं ना, करते भी हैं मेरे ख्याल से retire बहुत हो गए, सारी। कर सकते इवन मैं कहना चाहूंगा सिलेक्शन पर भी बहुत मुतासर हुए हैं कुछ साबिक प्लेयर, जिस तरह आपने कहा कि डायरेक्टर्स की फेवरेट है तो प्लेयर्स के भी फेवरेट है, तो फिर एसोसिएशन बना लें, फिर यार बेहतर ही है। एसोसिएशन बहुत बेहतर बता सकती हैं खुद, मतलब एक्सट्रीम हिस्सा रही है ना इस गेम का। देखिए यहाँ पे आपके जो खेलते हुए प्लेयर्स हैं ना, उनको तो एसोसिएशन का हिस्सा बनने नहीं देगा बोर्ड, किसी सूरत नहीं बनने देगा। ये मैं आपको कैटेगोरिकली यहाँ बता रहा हूँ, कोई भी कह दे, बेचारा कह देगा जो खेलता हुआ प्लेयर है, नहीं जी ऐसे नहीं करते, क्या करते हैं, मुझे खुद बताया तो करते हैं। फिर हमें पता है सिस्टम का। रिटायर होकर सना भी हो सकती थी फीका का हिस्सा, बाबर भी हो सकता है फीका का हिस्सा, और भी हो सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं हमारे यहाँ ये रिवाइड डलती कि यार प्लेयर्स को एसोसिएशन, हर दुनिया भर में यार ट्रेड यूनियंस काम करती हैं, तो हमारे यहाँ भी प्लेयर की भी वेलफेयर के लिए होनी। अब बाबर अगर कह रहा है कि यार उसके इतने पैसे होने चाहिए, तो भाई बाबर के पीछे ज़रा नज़र डालें। एक प्लेयर है, रोल मॉडल है आपका। आज से पहले आप बॉलर्स लाते थे, अब बाबर को देखा था कि बैटर्स आ रहे हैं। पहला बड़ा सुपरस्टार आपका सर इस बनना एक बात बताएं, 2015 के बाद से अब तक इतना बड़ा गैप था आपके, उससे पहले एक उमर गुल लास्ट था, उसके बाद एक इतना बड़ा गैप था, कोई सुपरस्टार नहीं था जिसकी वजह से लोग ग्राउंड जाते। हफीज शोएब की वजह से भी नहीं जाते थे लोग शोएब अख्तर, वसीम अकरम की वजह से जाते थे। फिर उमर गुल ने एक थोड़ा सा लेगेसी अपनी कंटिन्यू की, इवन दो वहाब रियाज की वजह से भी कोई नहीं जाता था। हाँ, बाबर की वजह से आपकी पूरी बीएसएल में एन्चैंटिंग बाबर होती है। बाबर इस पीएसएल का स्टार था। इंटरनेशनल लीग्स में हमने सर देखी कराची में बाबर को लोग देखने आए, पिंडी में बाबर को लोग देखने आए, लाहौर में बाबर को लोग अनरियल फॉलोइंग। यस देखने आए ना। आपकी पूरी पीएसएल की एक पूरी सिर्फ बाबर एक पर्सनालिटी था कि यार उसको तो आप उसको ग्रूम होने दें। मान लें ये बात यार, क्यों उससे लड़ते हैं, उस माने ये बात कि यार बाबर आजम आपका स्टार है और उसको फ्रीली कर, उसको खेलने दें, खेलना उसको फिर कैप्टनसी में फंसाएंगे। लेकिन फीका वाली बात ठीक है, और ये एसोसिएशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ प्लेयर्स की, अभी प्लेयर्स 5 प्लेयर्स ने बात की तो जूनियर्स के भी कॉन्ट्रैक्ट बेहतर हो गए, फिर आपको डोमेस्टिक में भी कॉन्ट्रैक्ट्स बेहतर हो गए, और इसी की एक रीज़न की वजह से फीमेल के डोमेस्टिक तक कॉन्ट्रैक्ट्स भी गए कि चलो फीमेल्स ने भी कुछ बात शुरू कर दी कि यार चलो वो कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। फिर परफॉर्मेंस लाइक निदा डार और इस तरह के बड़े परफॉर्मर्स हैं, उनको उनकी रिस्पेक्ट कम से कम उस लेवल पे तो दें यार जो इंटरनेशनली मिल रही है। बिल्कुल। क्यों नहीं देते आप? क्यों सना मीर को वो रिस्पेक्ट उस वक्त देनी चाहिए थी जब वो खेल रही, जो देते ना यार। आप कहते हैं कि हाँ भाई हमारा स्टार है, पूरी दुनिया इस पे बात करती है, आईसीसी की जितने अवार्ड्स होते हैं उसमें सना मीर का नाम होता है, तो आप दें, क्यों नहीं देते? जब रिटायर हो जाएंगे फिर वो अपनी खुद इज्जत बना रहे हैं, उसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, फिर आप उसको कहेंगे यार हमने इन पे बड़ा काम बात किया। वही है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पर खैर। बट देखें, जहाँ तक प्लेयर्स की बात है तो ये कैटेगोरिकली हम सब समझते हैं कि प्लेयर्स का जो प्रेसिडेंट सेट करना है वो बड़ा मैटर करता है। तो अगर प्लेयर्स किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं और क्रॉस द बोर्ड ले रहे हैं तो फिर बहुत मैटर करेगा। अब वो साबिक क्रिकेटर्स अगर देखें, एक ये भी मसला है कि अगर आप जब तक उस स्ट्रक्चर में होते हैं, इवन एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, तो आपके लिए चीज़ें डिफरेंट हैं। जो ही आप उस स्ट्रक्चर से बाहर आएंगे तो आप उसी स्ट्रक्चर और टीम पर तनकीद करना शुरू करते हैं जिसको आप खुद लीड कर रहे थे मैनेजमेंट में। जी, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत सी सारी टेक्निकल बातें हैं। बट जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के स्केड्यूल की बात करें, हमने आपको बता दिया कि टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी नवंबर में। 3 मैचेस जो हैं वो वनडे के खेले जाएंगे, 3 मैचेस जो हैं वो T20 के खेले जाएंगे, और डेफिनेटली आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टूर होने वाला है। तो पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन जो है उसके लिए काफ़ी टाइम इस वक्त मौजूद है कि आप उसमें नए नाम शामिल करना चाहते हैं या कुछ एग्जिस्टिंग बेंच स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी चीज़ें। इसके बाद आपसे बात करनी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशियन कप जो है वुमेंस क्रिकेट का, उसका भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात और नेपाल की जो टीमें हैं वो एक ही पूल में शामिल हैं। पाकिस्तान का पहला मैच जो है 19 जुलाई को खेला जाएगा, और इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है। आई थिंक
सना सूट भी करता है कंडीशंस वाइज भी देखें तो पाकिस्तान टीम ने बहुत इंप्रूव किया है इन द लास्ट क्वार्टर, तो एक टूर्नामेंट ऐसा आ रहा है जहाँ पर हम बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तक हमने अगर भारत को हराया है किसी फॉर्मेट में तो T20 फॉर्मेट में ही हम 2 बार उनको वर्ल्ड कप में हरा चुके हैं, तो ये फॉर्मेट आपको सूट करता है। एशिया कप इससे पहले जिस वक्त हमने शुरू की थी ज़्यादातर वनडे फॉर्मेट में होता था, और वनडे फॉर्मेट में इंडिया के करीब आना मुश्किल है क्योंकि वो 3 डे क्रिकेट भी उनकी लड़कियाँ खेलती हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलती हैं, तो उनकी वनडे टीम की जो बैटिंग की खास तौर पर जो डिफरेंस है हमारे बैटर से वो बहुत ज़्यादा था। T20 में हम उस डिफरेंस को थोड़ा सा करीब करके ले आए, तो आई थिंक इसमें आपके पास मौका ज़्यादा है, पर 2 टीमें और भी बड़ी करीब आ चुकी हैं, जिसमें से एक नाम जो है वो थाईलैंड की टीम का नाम है, जो जनरली आप क्रिकेट से रिलेट नहीं करते। उनकी टीम पर ज़रूर नज़र रखनी होगी इस एशिया कप में, और ऑब्वियसली बांग्लादेश श्रीलंका ने भी काफ़ी इंप्रूव किया हुआ है, तो उनका ग्रुप मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में नेपाल और UAE की टीम्स ऐसी हैं जिनको इतना मसला आपको होना नहीं चाहिए, तो ये दोनों टीम्स आराम से ऊपर जाएंगी। पर बांग्लादेश श्रीलंका थाईलैंड में से सिर्फ 2 टीमें ऊपर जाएंगी, तो थाईलैंड किसी को भी अपसेट कर सकता है। मलेशिया की टीम भी अच्छी है, बट थाईलैंड की टीम मुझे लगता है कि काफ़ी मेहनत करती रही है, तो ये अच्छी चीज़ है कि इस दफ़ा टीम्स बढ़ी भी हैं। जनरली T20 वाला जो एशिया कप होता था उसमें 6 टीमें भी होती थी, अभी 8 टीम्स हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक बिल्डअप है बांग्लादेश में जो अक्टूबर में T20 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है लड़कियों का, उसका ये बिल्डअप है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान वुमेंस टीम को काफ़ी पिछले कुछ अरसे से तो वो नई मैचेस मिल रहे हैं, अब आने में इंग्लैंड से है, वेस्ट इंडीज़ से मैचेस उनको मिल रहे हैं, और उसके बाद ये एशिया कप होगा। बीच में हम फेयर ब्रेक के लिए भी लड़कियों को लेके जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़, इंशाल्लाह वहाँ पर भी मैं काम कर रही हूँ कि हमें लड़कियों को एक्सपोजर ज़्यादा मिले। उसके बाद आप एशिया कप खेलेंगे और फिर वर्ल्ड कप, तो इस दफ़ा तैयारी थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगी। और वैसे भी एशियन कंडीशंस में आपके स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, तो यहाँ पर अब बिस्मा भी मैच्योर हो चुकी है, निदा भी मैच्योर हो रही थी, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा चांस है पाकिस्तान टीम के पास कि यहाँ पर कुछ वर्ल्ड कप में कर लें, क्योंकि आपकी एशियन कंडीशंस हैं, आपके कुछ बैटर्स मैच्योर हो चुके हैं, और आपके जो स्पिनर्स हैं वो इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में, चाहे वो सादिया इकबाल हों, चाहे वो नशरा हों, चाहे गुलाम फातिमा T20 ज़रा कम खेलती हैं, पर उम्मे हानी हों, निदा डार खुद हों, तो आपका एक बॉलिंग अटैक, फिर फातिमा सना जैसे ऑलराउंडर्स, जाना बेग हैं, तो अच्छी एक आपके पास यूनिट बन चुकी है पाकिस्तान टीम की। बिल्कुल। अरसलान, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐलान कर दिया गया है, शेड्यूल हमारे सामने है, और जैसा कि सना ने कहा फॉर्मेट भी पाकिस्तान को सूट करता है और वो कंडीशंस भी पाकिस्तान को काफ़ी सूट करेंगे। हमारी टीम भी बहुत बेहतर होगी, ये जैसे सना खुद भी बता रही है ना, एक चीज़ अच्छी हुई है कि अब ज़रा मैचेस मिल रहे हैं। इससे पहले लड़कियों को बड़े गैप के साथ मैचेस मिल रहे थे, अब है हमारे पास टाइम है बांग्लादेश तक पहुँचने में, कुछ अच्छे मैचेस भी मिल जाएंगे। और हमारा एक बड़ा मसला रहा, मैं देखता था तो मुझे अंदाज़ा होता था कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, वो हमारा लड़कों का भी इशू था, लड़कियों का भी इशू था। अब उस पर काफ़ी बेहतरी आई, बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। अब लड़कियों ने 6ठे 7वें पर भी जाके मैचेस जितवाए हैं, हमारे ऑलराउंडर्स भी पावर हिटिंग ज़्यादा बेहतर होगी वहाँ पर, और ऑलराउंडर्स स्कोर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डियाना बेग डूइंग एक्सीलेंट जॉब, और फिर अब अभी रैंकिंग में रही सादिया, तो बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारी अब प्लेयर्स इंटरनेशनल रैंकिंग में भी ब्लिंक कर रही हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर भी ठीक हो रहा है, पेस अटैक भी अच्छा है हमारा, इतना बुरा नहीं है, हमारी ओपनिंग भी ठीक जा रही है। बिस्मा मैच्योर है बहुत ज़बरदस्त, और मेरा ख्याल उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और बिस्मा के साथ और भी जब ऊपर नीचे खेलता है कोई इतने अच्छे बड़े प्लेयर के साथ, और वो समझता है चीज़ों की गेम प्रेसिडेंट अच्छा सेट हो गया। हाल ही में साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, वेस्ट इंडीज आ रही है, हमने उन्हें हराया, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि आपने ये रियलाइज कर लिया है कि भाई मैचेस जितने ज़्यादा देंगे, जितना इंटरनेशनल एक्सपोजर देंगे, उतने फिर आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें। दूसरा यार फैसिलिटी भी ना, अब देखें हर शहर में कोशिश कर रहा है PCB, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फैसलाबाद की लड़कियों को कराची लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, कोशिश करें कि वहीं पर उनको सेंटर्स मिले, वहीं पर वो अपनी प्रैक्टिस करें। पहले तो इन लोगों ने बहुत, मेरा ख्याल है मैम सना अब तो इस पर बड़ा बेहतर बता सकते हैं, बहुत भुगता है ये चीज़ कि बहुत लंबा ट्रैवल करती थी लड़कियां, हैदराबाद की लड़कियों को बहुत दूर लाहौर तक आना पड़ता था, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि चलें कम से कम उनके अपने शहरों में आसपास, कराची का अगर एक सेंटर होता है तो हैदराबाद से इधर उधर से ट्रैवल कर लेंगे, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इन रीजन्स में अच्छा है ना। जितना ज़्यादा क्रिकेट फीमेल्स को मिलेगी उतनी क्रिकेट भी इंप्रूव होगी, बेंच स्ट्रेंथ भी होगी, पूल ऑफ प्लेयर्स भी बढ़ेगा, और जो टैलेंट है बेचारा जो घर बैठ के सोचता है यार मैं भी खेल सकता हूँ, वो भी आ सकता है ग्राउंड में। बिल्कुल। सना, खैर पूल ऑफ प्लेयर्स आइडेंटिफाई करना और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, खैर आप तो ये जानती हैं बेहतर तरीके से, स्ट्रक्चर भी उन्होंने जिस तरह कहा आपने, यू हैव बीन थ्रू दैट एज वेल। यूथ क्रिकेट भी शुरू की गई वुमेंस की, उस पर भी काम हो रहा है, जिस तरह मैंने कहा कि इंटरनेशनल सीरीज़ पर भी काम हो रहा है। अब क्या वो मिसिंग लिंक है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट को काम करने की ज़रूरत है कि जहाँ से हम वो उस गैप को ब्रिज अप कर सकते हैं, वो मिसिंग लिंक कहाँ है? देखिए, जो ज़्यादा मैचेस आप लोग बात करें इसमें मैं
अनड्यू क्रेडिट पीसीबी को नहीं दूंगी, अच्छी बातें कर रहे हैं, बट ज़्यादा ये वो फुलफिल कर रहे हैं जो आईसीसी की चैंपियनशिप है वो इनको खिलानी। आईसीसी की चैंपियनशिप में जो ओडीआई चैंपियनशिप है उसमें 10 टीमें आइडेंटिफाई होती हैं, टॉप 10 टीम्स आ जाती हैं। उन्होंने 2-3 साल के अरसे में हर टीम से होम एंड अवे सीरीज़ खेलनी होती है। तो साउथ अफ्रीका जो आपके पास आया, जो आप न्यूजीलैंड के पास गए, ये उसी सीरीज़ का हिस्सा था। तो ये आईसीसी अप्रूव्ड टूर्नामेंट है जहां आपने अपनी सीरीज़ है जिसमें आपको अपनी टीम को भेजना है। अभी भी अपने ओन से प्रोएक्टिवली अगर हम देखें कोई ट्राई नेशन करा रहे हो या हम कोई अलग से क्रिकेट करा रहे हो, वो बहुत कम है। जहाँ पर तो वहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। जहाँ पर आप जूनियर लेवल की बात करें, वो भी आईसीसी ने अब अंडर-19 वर्ल्ड कप शुरू कर दिया है, उसके कोई क्राइटेरियाज मीट करना है। अगर आप वो चीज़ें नहीं करेंगे, अगर आप अंडर-19 टीम का साल में 2 से 3 बार कैंप नहीं लगाएंगे, उनको टूर्स पे नहीं भेजेंगे मैचेस में, तो आपको क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप की नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इनको पुश कर रहा है आईसीसी। तो इसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्रेडिट आईसीसी को देना चाहिए कि वो वुमेंस क्रिकेट को इतना भरपूर तरीके से ग्लोबली पुश कर रहा है। तो वो चीज़ तो वहाँ पर रह गई। बाकी बात रह गई जो रीजनल स्ट्रक्चर्स हैं, मेरे ख्याल से, मेरे तो इल्म में नहीं है कि कोई नया स्ट्रक्चर बन रहा हो। 4-5 एकेडमीज़ बनी एसोसिएशन के हिसाब से, उधर थोड़ा अरसा एकेडमीज़ लगी, उसके बाद फिर ख़त्म हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लड़कियों के लिए था वो डिपार्टमेंट्स का वापस आना, जो बीच में जो ख़त्म हो गए उनसे बहुत नुकसान हुआ है। दूसरा, आपकी रीजनल प्रॉपर टीम्स हुआ करती थी। जिस वक्त मैंने शुरू की थी, हम 12-12, 13-13 टीम्स होती थी। पिंडी की भी टीम होती थी, पेशावर की भी टीम होती थी, स्टैंडर्ड जो भी हो, पर प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती थी आके खेलने की। वो आपके पास अब ख़त्म हो गया। मुश्किल से 4-5 डोमेस्टिक टीम्स होती हैं, उनके 4-4 मैच होते हैं, अल्लाह खैर सल्ला जी, टूर्नामेंट ख़त्म। अगर आप यही नेबरिंग कंट्री में चले जाएं, उधर एक प्लेयर 40-40 डोमेस्टिक के मैच खेलते हैं, वहाँ से वो सिलेक्ट होकर आते हैं। तो एक प्लेयर जिसको आपने 5 मैचेस में देखा है, वहाँ से सिलेक्शन करना, और एक प्लेयर जिसको आपने 40-45 मैचेस में देखा है, वहाँ से सिलेक्शन करना, तो उस प्लेयर की मैच्योरिटी में ऑटोमेटिकली फ़र्क होगा, आपकी सिलेक्शन में ऑटोमेटिकली फ़र्क होगा। आप 5 मैचेस में से किसी को सिलेक्ट करके या 6 मैचेस में गलती कर सकते हैं, पर 40-45 मैचेस का सैम्पल जब आप उठा के वहाँ से सिलेक्शन करेंगे, वहाँ पर गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई परफॉर्म करेगा तो किसी वजह से ही करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ़ डोमेस्टिक मैचेस आपके इम्प्रूव होने चाहिए, आपके वहाँ पर रेगुलरिटी आनी चाहिए एकेडमीज़ के अंदर, अच्छे कोचेस आप जूनियर लेवल पर लगाएं, वुमेंस लेवल पर लगाएं। जो अनफॉर्चुनेटली मेंस सेक्शन से कोचेस होते हैं कि यार इन्होंने अब इधर कोचिंग नहीं करनी, उनको ये जूनियर लेवल और वुमेंस टीम पे भेज सकते हैं। तो इन चीज़ों को अब उनको सिस्टम से आपको खैराबाद कहना पड़ेगा और अच्छे कोचेस क्वालिफाइड लोगों को लेकर आना पड़ेगा। और ये डिबेट चलती रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने इंप्रूव करना है ग्रास रूट के ऊपर भी, तो आप क्वालिफाइड लोगों को लेकर आएं, वुमेन्स क्रिकेट को एज ए सेकेंडरी सब्जेक्ट ना ट्रीट करें। मैं तो आई हैव ऑलवेज बिन ऑफ द ओपिनियन कि इसको आपको एक स्ट्रक्चर ही अलग रखना चाहिए, जहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट की रिप्रेजेंटेशन, उसकी मैनेजमेंट कंप्लीटली अलग से इस चीज़ के ऊपर फोकस करी हो। ये ज़रा बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती है। इसी नोट पर एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज कर दिए। इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब बात करेंगे फुटबॉल के ऊपर, और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करनी है, जहां पर पाकिस्तान को उर्दन के हाथों 7-0 से शिकस्त हुई है। उर्दन के होम ग्राउंड पर यह मैच था। इससे पहले पाकिस्तान को वो पाकिस्तान में 3-0 से शिकस्त देकर गए थे। तो रिजल्ट्स तो वैसे नहीं है जैसे हम सोच रहे थे। हमने कहा था कि बेहतर फुटबॉल जरूर खेली थी हमने, लेकिन उस तरह की इंप्रूवमेंट हमें नहीं नजर आई। ऑब्वियसली अगर आप टीम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उर्दन की टीम आपसे बहुत फार सुपीरियर है। टेक्निकलिटी अगर आप देखें, या अगर आप उनकी अप्रोच देखें, इन्वेस्टमेंट इन फुटबॉल देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हाल ही में वो एशियन रनर अप भी रहे, तो आई थिंक तमाम चीज़ें मैच नहीं करती थी। बट फिर भी खैर, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रूव योरसेल्व्स। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे हैं फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, ग्रास रूट पर भी फुटबॉल के साथ मुंसलिक रहते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर भी ये काम करते रहे, मुख्तलिफ टीम्स के साथ भी इन्होंने काम किया है। फैज़ान समीर मलिक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। फैजान, सबसे पहले आप कल के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 7-0 से शिकस्त हुई है। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, लेकिन फिर भी बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही। सर मैं समवट एग्री करता हूँ इस सारे आपकी सारी बात से, लेकिन देन अगेन मैं इनको ब्लेम भी नहीं करता। उसकी वजूहात आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता भी दी। जॉर्डन हमसे फार सुपीरियर टीम है। अगर आप ये देखें कि 2018 में उनकी रैंकिंग 118 थी, तो 2024 में उनकी रैंकिंग 70 है और हम 192 पर हैं। और गिवन के उनकी फॉर्म और उनकी जो जर्नी रही है एशियन कप में और जो फाइनलिस्ट वो रहे हैं, आई थिंक दैट प्लेज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल रोल इन द बिल्डअप दैट के उसके अंदर जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर एक टीम जा रही होती है तो उसका बिल्डअप कैसा रहा है। उसके कंपैरिजन में अगर आप पाकिस्तान का बिल्डअप देखें तो वो कोई खास अच्छा नहीं रहा, और ये सारी चीजें एक्यूमुलेट करती हैं एक मैच के अंदर। गिवन के हम लोग एक अवे फिक्सचर खेल रहे थे जॉर्डन के अंदर, हाउसफुल था वहाँ पे, चकाचक का क्राउड भरा हुआ था, और हमारे लिए एक अवे क्राउड के अंदर खेलना वो वाली अपॉर्चुनिटी हमने पिछले 8 साल में तो कम से कम उस तरह से नहीं देखी, गिवन कि ये जो 2026 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर रहे हैं। तो आई थिंक पर्सनली ब्लेम नहीं किया जा सकता किसी को, स्पेशली प्लेयर्स को तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज एक नेशनल टीम की जो
तरीक़ेकार होता है सिलेक्शन का, वो कैंप्स के थ्रू होता है। और जब कैंप्स के थ्रू होता है तो इसका मतलब ये है कि प्लेयर जो हैं वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लीग पूरा साल खेल रहे होते हैं। हमारे पास ऐसा कोई लीग नहीं है, तो हमारे जो प्लेयर्स होते हैं उनको हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले एक कैंप के अंदर बुला लिया जाता है, और उनसे अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि वो जाके उस तरह से परफॉर्म करें, तो आई थिंक इट वुड बी अ बिट हार्श ऑन देम। फैजान, एक और कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा है जहाँ पर बहुत सारे इंक्यूबेटेड प्लेयर्स जो हैं वो बाहर से हमने मंगवाए हैं या हम उनको लेकर आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर पाकिस्तान में तो खेलना नहीं चाहेगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब वो बेचारे बाहर जाकर जो लीग्स खेलते हैं उनको आप लेकर आते हैं, बट वो भी अपने खैर फ्यूचर के बारे में देर प्रीटी श्योर कि उन्होंने क्या करना है। अब यहाँ पर एक डिबेट और भी आती है, क्योंकि आपने ग्रास रूट पर सबसे ज़्यादा काम किया है कि जी हमारा डोमेस्टिक टैलेंट जो है वो कहाँ पर है, लेकिन एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देख लें तो पिछले 4-4.5 साल से कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है, क्लब्स की कोई बात नहीं हुई, प्लेयर्स श्योर नहीं है। इतने अरसे में हमने कितने करियर्स खत्म कर दिए होंगे प्लेयर्स के। तो फिर इस पूरे सिनारियो को हम कैसे देखते हैं कि जी क्या हम यही सोचें कि हमने बाहर के प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना? सर देखें अहमद भाई, दो अप्रोचेज होती हैं व्हेन यू आर स्ट्रेटेजाइजिंग अबाउट योर नेशनल विजन और फ्यूचर गेम। उसमें कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। अब शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाना जिसमें आप डायस्पोरा प्लेयर्स को लेके आते हैं, इज नॉट अ बैड सोल्यूशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मेरा जो पर्सनल इस पूरे इख्तिलाफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या हम जब एक डायस्पोरा प्लेयर पाकिस्तान के अंदर आता है और खेलता है, और क्या जब हमारा एक लोकल प्लेयर पाकिस्तान के अंदर खेलता है, तो क्या हमारी मैनेजमेंट, हमारे कोचेज और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको एक ही तराजू में तोलते हैं या नहीं? तो उसमें ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। मोरक्को में भी इस तरह से देखा हमने, उन्होंने अपनी पूरी डेस्टिनी चेंज कर दी फुटबॉल की डायस्पोरा प्लेयर्स को यूज कर करके। और जो इंडिया का और अफगानिस्तान का कल मैच हुआ, आपने शायद देखा हो, जिसमें अफगानिस्तान 2-1 जीता, उसमें 11 में से अफगानिस्तान की टीम में 9 प्लेयर जो थे वो डायस्पोरा थे, वो बाहर ही खेल रहे थे। तो लोकल प्लेयर्स के लिए ऑब्वियसली आई वुड से कि उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपका गोल था लेट्स सपोज फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना, तो उसमें आप लोकल प्लेयर्स के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अक्रॉस द बोर्ड 100% लोकल प्लेयर्स के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि उन लड़कों ने कुछ खेला नहीं है, ना इनके पास कोई लीग थी, ना इनके पास जो क्लब्स थे, डिपार्ट थे, वो हमने लेवल यहाँ पे देखा है फुटबॉल का। तो वो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गुड, आई वुड से इट्स अ गुड अप्रोच टू ब्रिंग इन प्लेयर जो कि एटलीस्ट सारा साल लीग तो खेल रहे हैं ना, कम से कम, बेशक वो थर्ड खेल रहे हैं, सेकंड डिवीजन खेल रहे हैं, थर्ड डिवीजन खेल रहे हैं। तो यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट है जब हम कहते हैं कि हमारे पास लीग क्यों नहीं है, कि अगर हमारे प्लेयर्स को भी एक ईयर लॉन्ग एक्टिविटी मिले तो शायद वो भी इस काबिल हो सकें, या एटलीस्ट उस फिटनेस में, एटलीस्ट उस वाइब में हो सकें कि वो इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पे आके खेल सकें। बिल्कुल फैजान, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप भी इन दिनों एक आपने भी कैंपेन शुरू की है जहाँ पर आप ग्रास रूट लेवल पर एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं जो कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में फ़ायदा देगी, जहाँ पर प्लेयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिनारियो है हमारे मुल्क में कि जब आप स्पोर्ट्स के लिए कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं तो लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से बहुत सारे लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। आई नो यू आर नॉट वन ऑफ दोज पर्सन, यू विल कंटिन्यू द गोल, बट प्लीज़ मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अहमद भाई, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में, देखिए दुनिया के किसी भी कल्चर को आप उठा के देख लें, किसी भी सोसाइटी को आप उठा के देख लेना, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो सब्सिडीज भी होती हैं, टैक्स की माफी भी होती है, सपोर्ट भी होती है। हमारे यहाँ समवट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा उल्टा होता है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, या मैं एक बहुत बेसिक चीज़ है फुटबॉल के लिए, वो एक फुटबॉल फील्ड है। तो वो फुटबॉल फील्ड जो यहाँ पे एक तो नंबर 1 जो है, उनकी हालात हमारे सामने ही हैं, और जो किसी ने वहाँ पे 1970 से कब्जा किया हुआ है, किसी ने 1990 से कब्जा किया हुआ है, वही पुरानी मेंटालिटी चल रही है। और जो प्राइवेट इदारे हैं वो आपको पता है कि दे प्रेफर के यार अगर उनके पास 2 कनाल का भी प्लॉट हो तो वो उससे प्लाजा खड़ा करके उसको रेंट पे चढ़ा दें। हमारी मेंटालिटी असल में ये है, इस मेंटालिटी को चेंज करने की जरूरत है सर। फैजान बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी सॉरी, वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, बट आपने खैर निशानदेही जरूर की है इस चीज़ के बारे में। और मेरे ख्याल से क्रॉस द बोर्ड, जिस तरह फैजान कह रहे हैं, और मैं फैजान को पर्सनली जानता हूँ, बहुत अरसे से वो उस कोशिश में लगे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर वो कोई ग्रास रूट फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर सकें। खैर अरसलान, आपका तो फेवरेट टॉपिक रहा है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, बहुत करीबी से आपने इस सारे प्रोसेस को देखा। अब ये फैजान की एक मिसाल पे मैं चाहूँगा आप ज़रूर कमेंट करें कि ये बेचारा अकेले एक फैसिलिटी एस्टैब्लिश करना चाहता है। बिल्कुल, बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा है फैजान और कोशिश कर रहा है कि ग्रास रूट पे लड़कों को इकट्ठा करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अहमद, यहाँ पर ना आप सबसे बड़ा सवाल ये है, मैच हो रहा है और फीफा 4 इयर्स के पैसे देती है अरबों रुपए में, छोटा मोटा पैसा नहीं है, 2-2.5 अरब से भी ज्यादा है। इतना हमारी लड़कियों को दे देते ना, क्रिकेट की तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाए, 2-2.5 अरब से ज्यादा है।
इतना पैसा मिल रहा है, ग्राउंड फिर भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मांग रहे हैं, अपनी फैसिलिटी नहीं है। हैरत नहीं हो रही है आपको? फुटबॉल सबसे ज्यादा खेली जाती है पाकिस्तान में, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड नहीं बना सकी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। इवन जिसमें खेले वो उसकी लाइट्स भी फीफा स्टैंडर्ड नहीं है। वही वो है भी अपना नहीं ना आपका, वो तो है भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की फैसिलिटी है, उनसे लेते हैं वो। अब पहला मामला ये। दूसरा, डायस्पोरा प्लेयर बिल्कुल खिलाएं, हम मना नहीं कर रहे, आप खिलाएं। स्टैंडर्ड ऑफ प्लेयर देखें, अफगानिस्तान में खेले तो इंडिया को ना, अफगानिस्तान इंडिया का मैच नहीं है, बिल्कुल ऐसे। इंडिया टॉपेस्ट टीम्स में से है इस वक्त। इंडिया छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में अपनी फुटबॉल टीम नहीं भेज रहे, पता है बात आपको? उन्होंने मना कर दिया, उनकी फेडरेशन ने, हम किसी भी छोटी टीम के साथ अपने फुटबॉल के मैचेस नहीं खेलेंगे। 4-0 से हम हार के आए थे उनसे अभी इंडिया में। उसके बाद अफगानिस्तान उनको हरा देता है, फलस्तीन बांग्लादेश को हरा देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है अफगानिस्तान का? डायस्पोरा प्लेयर्स आप खिलाएं तो स्टैंडर्ड ऑफ प्लेयर हो, गेम का स्टैंडर्ड हो, आपके पास उसका प्रोफाइल हो। जिन प्लेयर्स को आप खिला रहे हैं उनको यहाँ लाते हैं, पाकिस्तान खिलाते हैं ताकि उन्हें बाहर की लीग्स मिल जाएं। तो भाई हमारे प्लेयर्स को खिला लें, उनको बाहर की हमें लीग क्या मिल फायदा जाए, हुआ उस उनको पूरे बाहर setup की से? लीग मिले, वो अच्छे हो जाएंगे। आपकी डोमेस्टिक फुटबॉल नहीं हो रही, पिछले 2 साल से पीपीएल नहीं हो रही, और आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, उनके मैचेस नहीं हो रहे। बिल्कुल। सना, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये एक हमने आज एग्जांपल सुनी है जहाँ पर फैजान अपने ओन पर एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, बट वो ही डज नॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। कितने ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि यार क्योंकि इलेक्टेड बॉडी नहीं है, वहाँ पर चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही, तो हम पर्सनली जो है वो कुछ कर सकते बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि प्लेयर्स की लाइफ बड़ी कम होती है। 5-10 साल 8 साल उसका एक मजाक हम बना देते हैं, और हम अपनी यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो मेहनत करें या ना करें, मतलब खेलें फुटबॉल को एज अ करियर लें या ना लें। तो जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, आई थिंक उनको बंदा क्या ही कह सकता है कि इतना अरसा हो गया इस मुल्क को भी बने हुए और फेडरेशन को भी बने हुए कि अगर हम अभी भी ये मसले सॉल्व नहीं कर सकते तो बस दुख ही मना सकते हैं, और इनके ऊपर डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी बैठनी चाहिए। जो भी हजरात हमें सुन रहे हैं और जिनके अंडर ये आते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम इनकी अकाउंटेबिलिटी कर सके तो बड़ी अच्छी बात। बिल्कुल। और अकाउंटेबिलिटी भी तब आई थिंक जब आपके पास एक इलेक्टेड, पिछले 4-4.5 साल से तो एक ही नॉर्मलाइजेशन कमेटी चलती आ रही है, जो जिनका मैंडेट भी इलेक्शंस कराना था। तो जब आप इस चीज़ पर सवाल करेंगे तो वो कहेंगे हम रिजल्ट ओरिएंटेड ही नहीं है। तो आई थिंक वो खिचड़ी पकती जाएगी। बट जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये प्रोग्राम देख रहे हैं या वो सुन सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी कैपेसिटी में फैजान या उन जैसे कई लोग होंगे जो एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप हेल्प कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, किसी फैसिलिटी ज़मीन के तौर पर किसी भी तरह आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके हमारे जितने भी लोगों के जो बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल है वो तमाम इन चीज़ों से जुड़ा है। इसी के साथ आज का स्पोर्ट्स 360 अपने अख्ताम को पहुँचता है। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह।